भी एक बार जरा बैंक्स पर बात की जाए। अविनाश जी, शानदार परफॉर्मेंस है। प्राइवेट बैंक्स तो ठीक है, बट जिस तरह से पीएसयू बैंक्स में रिवाइवल आया और नतीजों में दिख रहा है सर, आगे का क्या राय बनती है? कोई पीएसयू बैंक जो आपके कन्विक्शन लिस्ट में हो, उसके बारे में भी बताएं। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए पीएसयू बैंक्स में बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दिखाया। आई थिंक एसबीआई के रिजल्ट्स के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स जो आए हैं वहां पे भी बहुत अच्छी तरह से कंपनी ने अपना रिजल्ट्स डिलीवर किए। एसेट क्वालिटी की बात करें, लोन बुक ग्रोथ की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा विकल्प हो सकता है कंपेयर टू एसबीआई या कैनरा बैंक। यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड शायद और अच्छा होने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात, इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री कॉन कॉल के टाइम पे काफी अच्छी थी। इन्होंने कहा है कि सेकंड हाफ में भी क्रेडिट ग्रोथ का बेनिफिट इनको मिलेगा। तो करीबन 190-200 का एक नियर टर्म का टारगेट पकड़ के बैंक ऑफ बड़ौदा में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट ओवरऑल लग रहा है कि बैंकिंग कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि जिस प्रकार का कॉर्पोरेट कैपेक्स प्लान्स कॉर्पोरेट्स अनाउंस कर रहे हैं, इसका फायदा बैंकिंग सेक्टर को मिलेगा। प्लस रिटेल ग्रोथ तो वैसे भी ठीक ठाक है, तो डेफिनेटली बैंकिंग आउट परफॉर्म करेगा। कम से कम एटलीस्ट 3-4 क्वार्टर्स के लिए कोई ग्रोथ की दिक्कत होगी ऐसा लग नहीं रहा है। जुबिलेंट बहुत ही खराब नतीजा है। अविनाश जी, क्या हुआ इस बार नतीजे में और आगे का आउटलुक फिर क्या बनता है अब जुबिलेंट को लेकर? नहीं, इनफैक्ट दीपांशु, पूरे क्यूएसआर स्पेस में अगर हम बात करें तो रेवेन्यू तो डेफिनेटली अच्छी तरह से बढ़ा है, लेकिन कॉस्ट प्रेशर्स काफी बढ़ चुके हैं। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट पे भी बढ़ा है। इनफैक्ट मैं अभी कहीं से पढ़ रहा था कि चीज के जो प्राइसेस है, जहाँ पे काफी मात्रा में पिज्जा में या बर्गर्स में ये जाता है, तो ये करीबन 20-25% बढ़ी है। तो चीज बनाने वाली कंपनी के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन इनके लिए खर्चा बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो डाइन आउट जो फैसिलिटीज है, यहाँ पे लोगों का जो आना जाना है वो थोड़ा सा सीमित हो गया है, क्योंकि कीमतें करीबन 20-25% ये सारी क्यूएसआर कंपनीज ने बढ़ाई है। तो हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स भी थोड़े बहुत मार्जिन में प्रेशर रहेगा। हालांकि टॉप लाइन ग्रोथ आएगी, लेकिन जो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ग्रोथ है वो थोड़ा सा सीमित रहेगा। और इन्फ्लेशन जब नीचे आएगा तभी शायद हो सकता है कि यहाँ पे एक थोड़ी सी अच्छी चाल आपको देखने को मिले। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि इनके पास काफी अच्छी प्राइसिंग पावर है। बट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। दिसंबर के टाइम पे जितना गोल्ड ग्लोबली खरीदा है, इसका मतलब बैंक्स काफी पॉजिटिव है गोल्ड के एसेट क्लास के ऊपर। और मुझे लग रहा है कि देखिए बैंकिंग सेक्टर में जैसे जैसे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता है, ये बैंक्स तो अपने कोर बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। गोल्ड फाइनेंस तो उनके लिए एक सप्लीमेंट्री, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है। तो मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस का तो मेन बिजनेस ही गोल्ड फाइनेंस है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो कॉम्पिटिशन वरुण कह रहे हैं, इसका असर थोड़ा कम हो जाएगा और इसका फायदा मनप्पुरम और मुथूट फाइनेंस को मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जिनको लंबी अवधि के लिए ये शेयर खरीदना है, मेरे ख्याल से डेफिनेटली खरीदिए, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी पॉजिटिव बात दीपांशु है कि इसमें एसेट क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 8-9% होता है। तो आप सोच सकते हो कि इसमें कोई एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गोल्ड तो बहुत सेफ एसेट होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेवल से डेफिनेटली थोड़ी बहुत खरीदारी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम कोई रखता है तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है। देखिए, इनका जो कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है, इसमें अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट इंडस्ट्री करीबन 25-30% से बढ़ रही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका जो 2 व्हीलर बिजनेस है, जो रॉयल एनफील्ड का बिजनेस है, यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर देखने को मिले। यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा सा उम्मीद से कम आने की पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल नेट अगर हम देखें तो हो सकता है कि मार्केट्स को शायद ये नंबर्स पसंद ना हो, लेकिन नॉर्मली दीपांशु, जो सेकंड हाफ होता है कंपनी के लिए, वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि फेस्टिवल डिमांड का पूरा इंपैक्ट आपको तीसरे तिमाही में देखने को मिलेगा। और हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टील की कीमतें जो थोड़ी बहुत कमजोर हो चुकी है, उसका भी इंपैक्ट मार्जिन में आपको पॉजिटिवली तीसरे और चौथे क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। हो सकता है कि नतीजे आने के बाद थोड़ा सा स्टॉक और पिछले, लेकिन डेफिनेटली अगर साल भर का नजरिया कोई लेता है तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए। यह आपके लिए आयशर मोटर्स, अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया लेंगे तो एक्यूमुलेट करिए। नंबर्स के लिहाज से एक बार से निकलने दीजिए। अच्छा, मारुति पर क्या रहा है अविनाश जी? आज सुजुकी की तरफ से कमेंट आए, उन्होंने अपना ग्लोबल ग्रोथ सेल्स फोरकास्ट बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत में मारुति इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इन्होंने ओवरऑल सेल्स का अपना फोरकास्ट बढ़ा दिया है सर।
नहीं, बिल्कुल देखिए पैसेंजर कार में जो सुजुकी के इंडिया के ऑपरेशंस है वो अभी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, और प्लस आने वाले 12 या 18 महीने में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। करीबन 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारोबार में लगाने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए काफी समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद मारुति को अभी बहुत बड़ा ट्रिगर मिला है। ओवरऑल फेस्टिव डिमांड कहिए या ग्रोथ देखिए, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि ऑटोमोटिव सेक्टर में पैसेंजर कार सेगमेंट में आपको अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो कभी कोई बड़ी गिरावट या मान लीजिए कोई कमजोरी दिखती है तो ये पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है दीपांशु, तो इसमें डेफिनेटली एक पोजीशन जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि FY 23 24 ये दोनों साल हमको लग रहा है पूरे ऑटो सेक्टर के लिए अच्छे होने की उम्मीद है। कोल इंडिया, इसके नतीजे भी आए थे और नतीजों के बाद बढ़िया रिएक्शन भी मिला है। अविनाश जी, कोल इंडिया क्या राय रखते हैं सर? लंबे समय बाद 250 के लेवल पर आया है और लेवल होल्ड कर रहा है। नतीजों के बाद आज का रिएक्शन थोड़ा ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली आई है, बट 250 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। कोल इंडिया पे आगे क्या क्या व्यू बनता है सर? नहीं, आई थिंक इनफैक्ट दीपांशु, जिस प्रकार का एनर्जी क्राइसिस हम ग्लोबली देख रहे हैं और फॉसिल फ्यूल का डिमांड बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि कोल इंडिया को आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के लिए इसका फायदा जरूर मिलेगा। इनफैक्ट ऑलरेडी इन्होंने 15 रुपए का इंटरिम डिविडेंड दिया है। मुझे लग रहा है कि इस साल और अच्छा डिविडेंड सेकंड हाफ के बाद, फाइनेंशियल ईयर के बाद शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए। बट अदरवाइज 270-280 का एक मीडियम टर्म टारगेट बनता है, तो यहाँ पे जिनका पोजिशन है वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें अगले 2 क्वार्टर्स भी काफी तगड़े आएंगे, ऐसा अनुमान है। ओके,